सीमा का सारा सच कमल की आंखों के सामने आ जाता है और वो सीमा से बोलता है। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? और नहीं तो क्या बुद्धू, भला मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से कैसे प्यार कर सकती हूँ और शादी कैसे कर सकती हूँ? फिर वो सब क्या था? शादी के कार्ड छपवाना, मेरी आंखों के सामने उसके साथ हंस हंस कर बात करना, बाहों में बाहें डालना। वो सब तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम जेलस फील कर सको, जैसे कि तुमने किया। पता है तुम्हें मुझे वैसे देखकर कितना मजा आ रहा था। अच्छा जी, तुम्हें बहुत मजा आ रहा था और मेरी जान निकले जा रही थी। ओ माय बेबी, मजाक से अलग सच कहूँ तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था ये सब करते हुए। लेकिन अब कोमल का क्या होगा? मतलब? जब तुमने शादी करने का फैसला कर लिया था तो मैंने भी कोमल से शादी करने का फैसला कर लिया था। अब तुम ही बताओ क्या होगा उसका। तुम मना कर दो उसे, मैं जानती हूँ उसका दिल टूट जाएगा, पर सारी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में रहने से तो यही अच्छा होगा कि उसका दिल टूट ही जाए। मैं देखता हूँ कुछ, मुझे उसके पास जाना होगा। मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है। कमल सीमा को लेकर कोमल के घर जाता है और कोमल पहले से ही घर को अच्छे से सजाकर कमल का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही कमल सीमा को लेकर उसके पास पहुंचता है, कोमल सीमा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कमल को बोलती है, ये यहाँ क्यों आई है कमल, और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? हम पहले अंदर चलते हैं ना, अंदर बैठकर आराम से बात करेंगे। नहीं, मुझे यही बताओ ये क्या करने आई है यहाँ? देखो कोमल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सो प्लीज हम अंदर चलें। ठीक है चलो। कोमल उन्हें घर के अंदर ले जाती है। फिर वो सब बैठकर बातें करते हैं। कोमल सीमा से बोलती है, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? वो मैं ये कह रही थी कि अच्छा पहले ये बताओ, आज तो तुम्हारी शादी थी ना, फिर अपनी शादी छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैंने शादी नहीं की। लेकिन क्यों नहीं की? क्योंकि मैं कमल से प्यार करती हूँ और कमल के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं कमल से प्यार करती हूँ और वो कमल मुझसे। इसमें गलत ही क्या है? तुम्हारा कमल के साथ होना सबसे गलत है। मैं तुम्हें एक साथ नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मैं प्यार करती हूँ कमल से और कमल से ही शादी करना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता कोमल, ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। तुम निकाल दो ना, वैसे भी तुम्हें तो आता ही है ना, पहले छोड़ देना फिर आ जाना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कमल के साथ एक छोटा सा मजाक कर रही थी। पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये पागलपन अच्छा नहीं है कोमल, तुम भी तो कुछ बोलो ना कमल। हाँ कोमल, सीमा ठीक कह रही है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मान सकूंगा और ना ही वो सब दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मैं जानता हूँ, मैंने कहा था, पर मैं उस वक्त बहक गया था, इसलिए वो सब बोल दिया। पर दिल से मैं सीमा से ही प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। बात को समझो कोमल। ठीक है कमल, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, समझ गई, इसलिए तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते। पर मैं जो तुम्हारे लिए करूंगी ना, उसके लिए तुम मुझे नहीं रोक सकते। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, तुम दोनों शादी करना चाहते हो ना? हाँ, करना चाहते हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम सच बोल रही हो ना कोमल? कहीं हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? मैं क्या तुमसे मजाक करूंगी? जिसकी किस्मत खुद उसकी जिंदगी के साथ खेल रही हो, वो तुम्हारे साथ मजाक क्या करेगा? अच्छा, वैसे तुम क्या करना चाहती हो? बता दूंगी, थोड़ा वेट करो। ठीक है सीमा, चलो चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। सीमा और कमल वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कोमल उन्हें रोकते हुए बोलती है, अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ चाय नाश्ता करके तो जाते। नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, थैंक यू। हाँ कोमल, हम ऐसे ही ठीक हैं, तुम चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तुम हमारी शादी में आओगी ना? देखते हैं। तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर सीमा और कमल वहाँ से चले जाते हैं और सीधे अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर सीमा कमल से बोलती है, कमल पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी जब कोमल ने मुझसे ये कहा था कि वो भी तुमसे प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। अच्छा, अब पता चला कैसा लगता है जब कोई और आकर आपके चाहने वाले पर अपना हक जताता है। हाँ कमल, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें कैसा लगा होगा जब मैं अजय के साथ मिलकर तुम्हें जलाने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं सीमा, अब जो भी हुआ सब भूल जाओ, हम इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। ठीक है बेबी, रोमांटिक बातें तो कर सकते हैं ना।
उसके लिए तो मैं कभी भी तैयार हूँ। अच्छा, उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं। बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है वैसे। चलो कुछ मिलकर बनाते हैं। ओके बेबी। दोनों मिलकर किचन में चले जाते हैं और कुछ खाने को बनाने लगते हैं। खाना बनाने के बाद वो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। फिर छोटे मोटे काम खत्म कर सीमा कमल के पास आती है और उससे बोलती है, अच्छा बेबी सुनो ना, हाँ बोलो, मुझे कुछ करने का मन हो रहा है। क्या करना चाहती हो? कुछ ऐसा जो पहले कभी न किया हो, जिसे करने से एक अलग ही एहसास हो। यार बेबी, तुम इतना सस्पेंस क्यों बना रही हो? सीधा बोल दो ना क्या करना है। कुछ नहीं, सो जाओ तुम, मैं भी सो रही हूँ। सच में सो रही हो? मुझे लगा तुम मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें सोना है तो सो जाओ। तुम्हारे साथ क्या? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। बोलो ना कमल, देखो तुम्हें मेरी कसम है। अच्छा ठीक है, मैं बस यही कह रहा था कि मेरा कुछ करने का मन कर रहा था, जैसा तुम्हारा मन कर रहा है। अच्छा तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? लो अभी करता हूँ। कमल सीमा को लेकर बेड पर ले जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन जब कमल उठता है तो उसके फोन पर एक मैसेज आ रहा था। वो मैसेज किसी का नहीं बल्कि कोमल का होता है और कमल उस मैसेज को पढ़ता है। डियर कमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। यही है वो गिफ्ट जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, अपनी जान। इसलिए मैं तुम्हें अपनी जान दे रही हूँ। अगर तुम मुझे बचा सकते हो तो बचा लो, तुम्हारी कोमल। अब कमल उसके मैसेज को पढ़कर खुद से बोलता है, कोमल ये सब क्या कर रही हो तुम? मुझे जल्दी जाना होगा इससे पहले कि वो कुछ कर बैठे। सीमा को उसके बारे में बताऊं क्या? नहीं, अभी रहने देता हूँ। अभी कोमल के पास जाता हूँ। कमल जल्दी से कोमल के पास उसके घर जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि कोमल अपने कमरे में नहीं है। वो उसे घर के चारों तरफ ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वो खुद से बोलता है, कहाँ जा सकती है कोमल? कहीं ऐसा तो नहीं उसने अपने साथ कुछ कर लिया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर में अब भी एक जगह बाकी है जहाँ मैंने उसे देखा नहीं। मैं उसे छत पे जाकर देखता हूँ, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। फिर कमल कोमल को देखने के लिए छत पर जाता है। इस बार वो उसे मिल ही जाती है। वो उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है, तुम पागल हो गई हो? ये क्या मैसेज किया तुमने मुझे? तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ये सब तुम क्या कर रही हो यार? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ सीमा से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। इस बात को मान क्यों नहीं लेती तुम? कैसे मान लूं कमल? ये दिल ये दिमाग सब तुम्हें अपना मान चुका है। मेरा रोम रोम तुम्हारे होने की गवाही देता है। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। और जितनी जल्दी हो सके तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। मैं घर वापस जा रहा हूँ। दोबारा कोई ऐसा मैसेज किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ऐसा कहकर कमल वहाँ से जाने लगता है। तभी कोमल उसके सामने आकर उससे बोलती है, तुम्हें जाना है ना? ठीक है चले जाना, लेकिन जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम करते जाओ। कैसा काम? अपने हाथों से मेरी जान लेते जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, समझती क्यों नहीं? तुम्हारे अक्ल पे तो पत्थर पड़े हैं। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। ऐसा कहकर कमल वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही कोमल अपने हाथ की नस काट लेती है और कमल को आवाज लगाती है। कमल। अब क्या है कोमल? कमल कोमल के पास जाता है। इतने में वो देखता है कि वो नीचे गिर चुकी होती है। कमल उसे नीचे गिरा देखकर उसे उठाने के लिए दौड़ता है। वो उसके हाथों में से निकलने वाले खून को देख लेता है और फिर उससे बोलता है, ये तुमने क्या कर लिया कोमल? तुम मेरी बात को सुन नहीं रहे थे, मैं क्या करती? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं कमल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो। तुम चाहे जो भी कह लो, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझसे मेरा किया हुआ वादा पूरा नहीं करते कि तुम मुझसे शादी करोगे। कोमल जिद मत करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा। वादा करते हो या नहीं? ठीक है, कर लूंगा शादी। इसके बाद कमल कोमल को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वहाँ वो उसकी ड्रेसिंग करवा देता है। उसके बाद उसने जो वादा कोमल से किया था उसे पूरा करने के लिए वो दोनों मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कमल कोमल को अपने घर लेकर आता है। सीमा को जब इस बात का पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो कमल की बात और उसके हालात को समझती है, इसीलिए उससे कोई शिकायत नहीं करती और खुद भी अजय के साथ शादी कर लेती है। अनीता की बहू सुरभि उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन थी। जहां एक तरफ सुरभि को उर्फी जावेद का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास अनीता को उसके कपड़े पहनने का तरीका
बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसकी खुद की बहू ही उर्फी जावेद की फैन थी। एक दिन सुबह के समय वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे बोरी की ड्रेस बनाकर पहनते हुए देखकर सर को पकड़ते हुए कहती है, ये क्या है बहू, तेरे पास कपड़ों का अकाल पड़ गया था क्या, जो तू उर्फी जावेद जैसे बोरी के कपड़े पहनकर घूम रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ जी, इसमें गलत क्या है? वो कितने कूल कपड़े पहनती है। वो किसी भी चीज के कपड़े बनाकर पहन लेती है और वो उसमें कंफर्टेबल भी रहती है। ये भी तो एक टैलेंट है ना माँ जी, और हमें सभी के टैलेंट का सम्मान करना चाहिए। हाँ तो मैं कौन सा उसकी इंसल्ट कर रही हूँ? बस मुझे उसके कपड़े पहनने का तरीका पसंद नहीं है, और ना ही तो उर्फी जावेद है जो उसके जैसे आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर घूमे। जाकर अब बोरा स्टाइल का ड्रेस बदलकर अच्छे कपड़े पहनकर नीचे आ और नाश्ता बना, हमारे लिए भूख लगी है। माँ जी, मैं आपकी तरह ओल्ड फैशन नहीं हूँ। मुझे तो उर्फी जावेद का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद है, तभी तो मैंने ये बोरे वाली ड्रेस बनाकर पहनी है। बताइए ना कैसी लग रही हूँ? मुझे तो तेरी ये बोरा ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। और एक बात बता, तुझे ये बोरा मिला कहाँ से ड्रेस बनाने के लिए? हमारे घर में तो कोई बोरा आता ही नहीं है। देखा, आप भूल गई ना माँ जी, आप गांव में जिस बोरे में चावल लेकर आई थी ना, ये वही बोरा है। कल रसोई में चावल खत्म हो गए थे, तो जब मैं भंडार घर में चावल लेने गई तो मेरी नजर इस बोरे पर पड़ गई। मुझे उर्फी जावेद की बोरे स्टाइल ड्रेस याद आ गई और फिर मैंने भी बनाकर पहन ली। अच्छा किया ना माँ जी। अनीता सुरभि को उसके ड्रेस के चलते सुना ही रही होती है कि तभी राहुल वहाँ आ जाता है और सुरभि को बोरे से बनी ड्रेस पहने हुए देखकर कहता है, ये तुमने क्या पहना हुआ है? उर्फी जावेद की फैन बनते बनते उसके जैसे कपड़े भी पहनने लगी हो यार तुम। ये टीवी की दुनिया नहीं बल्कि असलियत है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम। अगर तुम ऐसे उर्फी जावेद की तरह बोरे और पेपर के कपड़े बनाकर पहनोगी तो लोग तो तुम पर हंसेंगे ही ना। बेटा, मैं भी तो इसे कब से यही समझा रही हूँ, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये उर्फी जावेद की कॉपी को पकड़ लाया है तू। आए दिन नए नए ड्रामे दिखाती है। पता नहीं तुझे इसके अंदर क्या दिख गया जो तू इससे शादी करके इसे घर ले आया। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे अंदर कमी है क्या? अच्छा, यही क्या है तेरे अंदर? जा पहन जो तुझे पहनना है। बोरा, बोरी, पेपर जो भी, एक काम क्यों नहीं करती है? ये बोरा ड्रेस पहनकर जा, पड़ोस में भी मिलाना सबसे। सबको पता चलना चाहिए कि एक उर्फी जावेद टीवी पर है और एक मेरे घर में। माँ, आप भी ये क्या कर रही हो? ये तो पागल है ही। आप भी इसके साथ पागलपन में क्यों साथ दे रही हो? जाने दीजिए। और तुम, अगर तुम्हारा ये बोरे का ड्रेस पहनने का शौक पूरा हो गया हो तो चेंज करके नीचे आ जाओ जरा। नहीं नहीं बहू, अपनी नई ड्रेस जाकर पूरे मोहल्ले में दिखा। तूने इतनी मेहनत करी है बनाने में, वो वेस्ट करेगी तू अपनी मेहनत। अनीता इतना कहकर अपने बेटे राहुल को लेकर चली जाती है और सुरभि अपनी सास की बात का बिना सही मतलब जाने वही ड्रेस पहनकर पड़ोस में निकल पड़ती है, जहां सभी लोग उसे बोरे से बनी ड्रेस को पहने हुए देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उसकी पड़ोसन कविता हंसते हुए सभी पड़ोसियों को लेकर अनीता के घर जाती है और उसे बुलाकर कहती है, अनीता, अगर तेरे घर में इतनी कंगाली आ गई थी तो तू अपनी बहू को ठीक से कपड़े भी नहीं पहना सके, तब मुझे बता दिया होता। मैं उसे अपनी पुरानी साड़ी दे देती नई ड्रेस बनाने के लिए। कम से कम उसे बोरी की ड्रेस पहनकर नहीं निकलना पड़ता मोहल्ले में। ये भी उर्फी जावेद से कम नहीं लग रही है। हाँ तो आंटी जी, मैं उसकी ड्रेस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे उसकी सारी ड्रेस अच्छी लगती है, इसलिए मैंने भी उसकी तरह ड्रेस बनाकर पहनने की कोशिश की है बस। और रही बात मोहल्ले में जाने की, तो माँ जी ने मुझे कहा है कि मैं ये ड्रेस आप सभी लोगों को दिखाऊं। अगर उनको कोई परेशानी नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। तब तो माफ करना बहू, हमें नहीं पता था कि तेरी सास भी तेरी तरह इतनी मॉडर्न है। अच्छी बात है, तब तो तू आराम से और भी नई नई ड्रेस बना और हमें पहन कर दिखा। कम से कम असली उर्फी जावेद को ना सही, उसकी जैसी किसी को तो देख कर ही हम खुश हो जाएंगे। चुप करो तुम सब। अगर तुम सबका मजाक उड़ाना हो गया हो तो अपने घर जा सकते हो। और बहू तू, मैंने तुझे गुस्से में ताना मारते हुए बोला था, ना कि सच में। ये ड्रेस पहनकर मोहल्ले में जाकर मेरी इज्जत का फलूदा बना दे। अनीता की बात सुनकर उसके सभी पड़ोसी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अनीता अपनी बहू को बहुत सुनाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुरभि पर अपनी सास की बातों का
कोई असर नहीं होता। समय बीतता है। तभी एक रोज राहुल अपने दोस्त के साथ हॉल में बैठा बातें कर रहा होता है। तभी सुरभि वहाँ अपनी शादी की सभी फोटोज की ड्रेस बनाकर उसे पहनकर सबके सामने आती। तभी राहुल का दोस्त संजय उसे देखकर कहता है, ओह माय गॉड भाभी जी, एकदम उर्फी जावेद की बहन लग रही हो आप तो। ये ड्रेस तो आपने उसकी फोटो एल्बम की ड्रेस से कॉपी किया है ना। मैंने टीवी पर उसे ऐसे फोटोज की ड्रेस बनाकर पहने हुए देखा है। सच में आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। चुप कर तू। और तुम, दिन पर दिन तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। खुद तो कभी तारीफ करते नहीं और जब कोई दूसरा करता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। इसमें बुराई ही क्या है? और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि मैं आप शादी के टाइम जैसी नहीं लग रही, अब मोटी हो गई हूँ, इसलिए मैंने अपनी शादी की सारी फोटोज की ड्रेस बनाकर पहन ली। अब तो मैं पहले जैसी लग रही हूँ ना। भाभी जी आप तो बस ड्रेस से ही नहीं बल्कि बातचीत से भी बिल्कुल उर्फी जावेद जैसी हैं। उसी की तरह पागल, मुंहफट, बिंदास, एकदम जो मन में आए सो बोल जाना और कर जाना, एकदम कूल बडी की तरह। हाँ भैया, इनको पसंद ही नहीं आया, लेकिन आपको तो पसंद आई ना मेरी ये फोटोज से बनाई हुई ड्रेस। अलग है ना सबसे एकदम। हाँ हाँ भाभी जी, मुझे तो आपकी ड्रेस बहुत पसंद आई है। मजा आ गया देखकर आपको। साले तू पहले उठकर अपने घर जा, तुझे तो मैं कल ऑफिस में बताता हूँ। अभी तो तू निकल मेरे घर से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करके आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल इतना कहकर संजय को अपने घर से बाहर निकाल देता है और सुरभि को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। इतना कुछ होने के बाद भी सुरभि उर्फी जावेद जैसे कपड़े बनाकर पहनना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन राहुल और अनीता मार्केट से घर आते हैं और सुरभि को बहुत आवाज देते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आती। तभी दोनों उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि उसने पूरे शरीर पर टेप लगाकर उसकी ड्रेस बनाकर पहनी हुई है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा घुटन होने लगती है और वो परेशान होकर तड़प रही होती है। तभी वो अपने पति और सास को देखकर कहती है, प्लीज आप लोग मेरी मदद करिए, मुझे इस टेप ड्रेस से बाहर निकालिए, मेरा बहुत दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं आता हूँ अभी तुम्हारी मदद करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है तुझे इसकी मदद करने की। बहुत शौक लगा था ना इसे उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहनने का, तो अब इसे इसकी परेशानी से खुद ही निपटने दे। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मेरी मदद करिए, मुझे सच में बहुत घुटन हो रही है। मैं आगे से कभी भी उर्फी जावेद जैसी आड़ी टेढ़ी चीजें पहनकर कभी बाहर नहीं निकलूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्यों माफी मांग रही है? तुझे पहले ही कितनी बार समझाया था, लेकिन तुझे तो किसी की बात सुननी ही नहीं होती। अब भुगत, हम में से कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ अपनी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए और आखिरी मौका दे दीजिए। मैं दोबारा कभी उर्फी जावेद जैसे कपड़े बनाकर नहीं पहनूंगी। अपनी बहू को तकलीफ में और अपनी गलती का पछतावा करते हुए देखकर अनीता उसे माफ कर देती है और एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद सुरभि फिर कभी उर्फी जावेद जैसे कपड़े नहीं पहनती। इस तरह से अनीता को अपनी उर्फी जावेद जैसी बहू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। पुनीत अपनी कैटरीना कैफ जैसी साली के साथ बहुत खुश था और उसे पसंद भी करता था। क्या शालू कभी अपने पति की नीयत को समझ पाएगी? क्या पुनीत अपनी कैटरीना जैसी साली की शादी रोकने में कामयाब हो पाएगा? जानेंगे आज की इस कहानी में। पुनीत कैटरीना कैफ का बहुत बड़ा फैन था। वो चाहता था कि उसकी शादी जिसके साथ भी हो वो दिखने में कैटरीना जैसी सुंदर और हॉट हो, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसकी शादी एक शालू नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि दिखने में सुंदर भी नहीं थी और नेचर वाइज भी बहुत सिंपल थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में हमेशा अनबन होती रहती थी। एक दिन सुबह के समय पुनीत हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी उसका दोस्त राहुल वहाँ आता है और उससे कहता है, भाई मैं तेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ, जिसे सुनते ही तेरा दिल खुश हो जाएगा और तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। सुना भाई, तू ही कुछ अच्छा सुना। मेरी लाइफ में तो वैसे ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तू कोई गुड न्यूज दे दे।
भाई तेरी मनपसंद हीरोइन कटरीना कैफ की मूवी आई है, चल कल देख कर आते हैं, घूमना भी हो जाएगा और साथ साथ तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। नहीं यार, मन नहीं है मेरा। बड़े दिन बाद आज तो ऑफिस से छुट्टी मिली है, सोच रहा हूँ घर में ही आराम कर लूँ। थोड़ा कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्या यार, तू भी शादी के बाद ना कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो गया है। कभी भी चलने के लिए बोलो तो तू तो मना कर देता है, ये तो गलत बात है तेरी। तो क्या करूँ यार, मेरी लाइफ ही बोरिंग हो गई है। अब अपनी पसंद की हीरोइन कटरीना कैफ की मूवी देखकर क्या करूंगा, जब मुझे वाइफ वैसे नहीं मिलने वाली। तो एक ही तो तमन्ना थी मेरी, जो कि पूरी नहीं हुई। राहुल और पुनीत आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसकी साली किरण उनके लिए चाय लेकर वहाँ आती है। किरण को छोटे कपड़ों में रेडी देखकर राहुल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी किरण हंसते हुए कहती है, अपना मुंह बंद कर लीजिए, वरना मुंह में कुछ चला जाएगा। मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ, और आप ही नहीं, जो भी मुझे पहली बार देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। सॉरी, वो कोई बात नहीं, मुझे आपका यूं देखना बुरा नहीं लगा। आप आराम से बैठकर चाय पी सकते हैं। जीजू, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। नहीं किरण, तुम जाओ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी होगा तो मैं शालू से मांग लूंगा। ओके जीजू, मैं चलती हूँ, आप चाय पी लेना वरना ठंडी हो जाएगी। किरण इतना कहकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जिसके बाद राहुल पुनीत से कहता है, भाई तुझे कटरीना कैफ की मूवी देखने की क्या जरूरत है, तेरे तो घर पर ही कटरीना कैफ की तरह सुंदर और हॉट सी लड़की है, फिर भी तू कटरीना कैफ जैसी वाइफ ना मिलने पे रो रहा है। साले, वो मेरी साली है, ना कि मेरी घरवाली, जो कि मैं उसे देखकर खुश हो जाऊं। हाँ, लेकिन तेरी ये बात सच है कि मेरी साली बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी है। वो बिल्कुल कटरीना की तरह सुंदर और हॉट है, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा। भाई साली भी तो आधी घरवाली होती है। तुझे तेरी कटरीना कैफ जैसी वाइफ नहीं मिली, लेकिन साली तो मिली है ना। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे कटरीना कैफ जैसी साली मिली है। अपने दोस्त की बात सुनकर पुनीत हंसने लगता है। उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय किरण रसोई में नूडल्स बनाते हुए कैटरीना कैफ का गाना गा रही होती है। I know you want it but never gonna get, तेरे हाथ पे कभी ना आनी, शीला शीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। किरण का सॉन्ग रसोई के बाहर खड़े उसके दीदी और जीजा भी सुन रहे थे, जिसे सुनकर वो रसोई के अंदर आते हैं। तभी पुनीत हंसते हुए कहता है, मुझे तो पता ही है कि तुम मेरे हाथ नहीं आने वाली हो, इसलिए तुम्हें गाकर बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कटरीना कैफ जैसी साली इतना अच्छा गाना गाती है। जीजू, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या आपको सच में मेरे गाने की आवाज अच्छी लगी? वो क्या है ना कि आपकी तरह मुझे भी कटरीना कैफ बहुत पसंद है, और ये गाना तो मेरा सबसे फेवरेट है। साली साहिबा जी, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, और तुम्हारी सुई है कि गाने पर ही अटकी हुई है। तुम्हें पता है, मैं बिल्कुल कटरीना जैसी सुंदर और हॉट वाइफ चाहता था, लेकिन मुझे मिली ही नहीं। बट अब खुश हूँ, क्योंकि मेरी साली जो है वो बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी लगती है। अच्छा तो एक काम कर लो ना, आप मुझे छोड़ ही दो और अपनी कैटरीना कैफ जैसी साली से शादी कर लो। क्यों आपका कोई अरमान अधूरा रह जाए? वैसे भी आपकी और मेरी तो बनती ही कहाँ है, अलग हो जाएंगे तो अच्छा ही है। शालू इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी पुनीत भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद पुनीत अपनी साली के साथ शॉपिंग पर जाता है और उसे बहुत सारा सामान दिलवाकर घर लाता है। तभी किरण अपनी बहन शालू को सारी चीजें दिखाते हुए कहती है, दीदी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आपको जीजू जैसा पति मिला है, वरना आज के जमाने में इतना केयरिंग पति कहाँ मिलता है। बात तो सही है, आज के जमाने में बहुत कम ऐसे पति होते हैं जो अपनी पत्नी के साथ ईमानदार होते हैं, पर ना आजकल के पतियों की नजर अपनी बीवी से ज्यादा तो अपनी सालियों पर होती है। यार, इसको कैसे पता चल गया कि मैं अपनी साली को पसंद करता हूँ? अगर इसका शक यकीन में बदला तो ये मेरी जान ले लेगी। यार, तुम हमेशा मेरे और अपनी बहन पर शक क्यों करती रहती हो? अब मेरी साली कटरीना कैफ जैसी साली है तो मैं बोलता हूँ, इसमें जलने वाली क्या बात है? हाँ कोई बात नहीं, अगर मैं आपके भाई को देखकर बोलूं कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा? आपके लिए तो आपकी साली ही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
1 मिनट, आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। दीदी मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, आप रख लीजिए सारा सामान, लेकिन प्लीज शक मत करिए, जीजू सिर्फ मेरी तारीफ करते हैं और कुछ नहीं। किरण इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन किरण एक राज नाम के लड़के के साथ घर आती है और अपने दीदी और जीजू से मिलवाते हुए कहती है, दीदी और जीजू, इनसे मिलिए, यह है राज, मेरे बॉयफ्रेंड, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। चलो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब शायद इनके ऊपर से कैटरीना कैफ जैसी साली का भूत उतर जाए और ये उसे पसंद करना छोड़ दे। ये आप क्या कह रही है दीदी? मेरी किरण को कोई और भी पसंद करता है। ये मेरी होने वाली वाइफ है। कोई अगर इसकी तरफ देखेगा भी ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। किरण, तुम इस पागल इंसान से शादी करना चाहती हो। मुझे तो लगता था तुम्हारा और इसका रिश्ता टूट गया होगा, लेकिन तुम तो शादी तक पहुंच गई। तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं हो सकती। पागल है ये। जीजू, ये मेरी लाइफ है और ये मेरा फैसला होगा कि मुझे किसके साथ बितानी है। अब मैं पूरी जिंदगी कुंवारी थोड़ी ना बैठी रहूंगी। मुझे भी अपना घर बसाना है। कल मंदिर में मैं और राज दोनों शादी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। किरण, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी शादी में जरूर शामिल होंगी, कोई हो या ना हो। मुझे पता था दीदी कि आप मेरा साथ जरूर देंगी। चलिए, हमें अभी शादी की तैयारियां भी करनी है। राज, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे कल मंदिर में मिलती हूँ। किरण के कहने पर राज वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद किरण और शालू भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन किरण राज से शादी करने के लिए अपनी बहन के साथ मंदिर पहुँच जाती है। राज और किरण की शादी शुरू होने ही वाली थी कि तभी पुनीत कुछ लोगों को लेकर शादी रोकने के लिए वहां पहुंचता है और जैसे ही किरण की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तभी राज के दोस्त वहां पर आ जाते हैं और पुनीत उनके लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबके हाथों में हथियार देखकर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता और किरण राज अपनी शादी की सारी रस्में पूरी करते हैं। जिसके बाद राज पुनीत के पास आकर कहता है, अफसोस है आप हमारी शादी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए और आपकी कटरीना कैफ जैसी साली को कोई और लेकर चला गया। आप तो सलमान भाई की तरह खड़े होकर देखते रह गए। राज इतना कहकर हंसते हुए किरण के साथ वहाँ से चला जाता है और इस तरह से पुनीत की कैटरीना जैसी साली उसके हाथ से निकल जाती है, जिसका अफसोस उसे जिंदगी भर रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।